नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 यानी 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम यानी अधिनियम मतलब एक्ट, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अधिनियम का मतलब एक्ट होता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सुधार मतलब रिफॉर्म्स, ठीक है जी। मार्ले मिंटो ये दो लॉर्ड जनरल थे। एक कहाँ था, एक इंग्लैंड में था और एक वायसराय था भारत में। तो जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के सेक्रेटरी थे, राज्य सचिव थे। राज्य सचिव। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्य क्यों? राज्य इसलिए क्योंकि जब बाहर हम वर्ल्ड के अंदर जब हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम राज्य के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। मतलब इसने केंद्रीय मतलब सेंट्रल और प्रांतीय विधान परिषदों, प्रांतीय मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उसके आकार में, उसकी शेप में काफ़ी वृद्धि की, यानी ग्रो किया उसको, ठीक है। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। केंद्रीय परिषद मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है जी। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनकी संख्या बराबर नहीं थी, ठीक, एक समान मतलब बराबर नहीं थी। नंबर 2, इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। मतलब इसने केंद्रीय परिषद में, सेंट्रल काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सरकारी बहुमत मतलब ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, वहाँ पर रिटेन्ड मतलब बनाए रखा। लेकिन प्रांतीय परिषदों में, जो प्रांतीय परिषद थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मतलब जो भारत के हैं उनकी मेजॉरिटी वहाँ पर उनको अलो किया था, मतलब वहाँ पर अलाउंस थी, ठीक है जी। अब आता है नंबर 3, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। मतलब इसने दोनों लेवल्स पर विधान परिषदों यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पूछ सकते थे, ठीक है, रिजोल्यूशन संकल्प रखना आदि। नंबर 4, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। नंबर 5, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है दोस्तों कि लॉर्ड मिंटो को कम्युनल इलेक्टोरेट के जनक के रूप में जाना जाता है, मतलब फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो। नंबर 6, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मतलब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान भी किया। भारत
शासन अधिनियम 1919 मतलब भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। उत्तरदायी सरकार कैसी? मतलब घोषणा ने स्थापित किया कि ब्रिटिश शासक की सरकार की नीति प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में भारत उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति की जा सके। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। नंबर 2, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यूनानी शब्द डाइआर्की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल ही रही। नंबर 3, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। नंबर 4, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। नंबर 5, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। नंबर 6, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। नंबर 7, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। नंबर 8, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं 1923 से 24 पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया। नंबर 9, इसके पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। नंबर 10, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। दोस्तों, आज हमने ये 2 एक्ट किए। एक है 1909 का भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1919। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।